नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के 500 सीट के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज को लेकर राजनीतिक दलों का अपना अपना दावा है। बीजेपी कहती है कि हमारी हैट्रिक है, वोटिंग परसेंटेज के मायने नहीं है, लेकिन कांग्रेस और यूकेडी का कहना है कि इस बार परिस्थितियां बदलेंगी। जो मतदान बम्पर की उम्मीद बीजेपी लगाए बैठी थी वो नहीं हो पाया है, ये उनका दावा है। खैर चलिए, हमारे साथ इस वक्त रविंद्र वाल्मीकि जी बीजेपी से हैं, शांति प्रसाद जी भट्ट साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं, दीपक रावत जी हमारे साथ से जुड़े हुए हैं। जी दीपक जी, आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है इस बार वोटिंग जितनी उम्मीद की जा रही थी उतनी हो नहीं पाई है, तो इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि हम बात 5 बजे तक की वोटिंग की कर रहे हैं। योगेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही होगी? हाँ बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू। जी आप बोलिए, मैं लौट रहा हूं। जब तक शांति प्रसाद जी के पास में जाना चाहूंगा। सर क्या लगता है आपको? आप लोग दावा कर रहे हैं कि जो वोटिंग है इससे रुझान लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में गए, तो ऐसे कैसे अंदाजा लगाया? योगेंद्र जी, हम बहुत उत्साहित हैं और बहुत शानदार पोल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, टिहरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर चली गई है। कांग्रेस पहले स्थान पर है, निर्दलीय दूसरे स्थान पर है, भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक चुकी है। लोगों ने 10 साल के कुशासन के खिलाफ शानदार पोलिंग की है। इनके जो सिटिंग सांसद रहे हैं वो अपनी सांसद निधि तक खर्च नहीं कर पाए हैं, क्षेत्र में वो कभी दिखाई नहीं दिए हैं। लोगों में बड़ा जनाक्रोश था। अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, यहाँ गर्भवती एक बहन ने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया था स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में, तो हम सबको शर्मसार करने वाली बात थी। तो लोग मान चुके हैं। लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर मतदान किया है। जी, लेकिन मतदान उसके खिलाफ किया तो बम्पर वोटिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वोटिंग परसेंटेज उतना होगा कि नहीं होगा, ये भी अभी सवाल उठ रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि वोटर साइलेंट रहा? आप कह रहे हैं कि उत्साहित था, तो जो उत्साह जितना दिया। टिहरी में 2019 के लगभग ही मतदान रहा है, कोई जी बहुत बड़ा 6 बजे के बाद का तो आंकड़ा होगा, तो उसको प्लस कर सकता है। योगेंद्र जी, थोड़ा सा क्योंकि आज शादी का भी दिन था, विवाह समारोह लोगों के घरों में थे, और ऐसा दिन इन्होंने चुना था कि उसपे शादी समारोह लोगों के थे। और पहाड़ में, जैसे आपको पता है, पहाड़ी जिलों में ये स्थानीय पौराणिक मेलों के भी दिन हैं। वो आज भी कई जगह मेले थौलू थे, कल भी हैं, ये लगातार इस महीने होते हैं। तो आज भी कई स्थानों पर थे, कुछ देव डोलियां और ये सब धार्मिक कार्यक्रम भी थे। इस वजह से भी थोड़ा सा कमजोर रहा है। पहली पारी में लोगों ने बढ़ चढ़कर पोल किया, दिन में थोड़ा सुस्त हुआ, फिर देर शाम की पाली में तेजी से पोल हुआ। मैं भी पोलिंग बूथ से ही निकला हूँ। पोलिंग पार्टियां अभी रवाना हो रही हैं जिला मुख्यालय के लिए, पैकिंग चल रही है, और आधे पौन घंटे में मैक्सिमम पोलिंग पार्टियां जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो जाएंगी। बिल्कुल। वैसे कायदे से कुछ जगह पे वोटिंग जारी भी रह सकती है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप बूथ पे पहुंच जाते हैं 6 बजे तक, तो आपका राइट है कि आप वोट डालेंगे। और मैंने योगेंद्र जी, मैंने अभी तक जो पता किया है, जिन 150 पोलिंग स्टेशन में टिहरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, लगभग सब पर मतदान संपन्न हो चुका है। पैकिंग बहुत तेजी से चल रही है, चूंकि यहाँ बारिश हो गई है, बहुत तेज आंधी तूफान आया और अभी बारिश चल रही है, यहाँ पर बारिश हो रही है। पोलिंग पार्टियां पैकिंग कर रही हैं, टीमों को अलर्ट कर दिया गया है, रास्ते भर अलर्ट है टीमें, और जिला प्रशासन ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। मैं टिहरी के जिला प्रशासन को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था से शांतिपूर्वक मतदान कराया है। कहीं एक छिटपुट एक दो जगह छोड़कर बहुत अच्छा मतदान रहा है। लोगों ने बहुत तरीके से पोल किया है, बहुत अच्छे तरीके से पोल किया है। जो मुद्दे थे वो बूथों पर दिखाई दिए। जी दीपक जी, आप हट गए थे, तो मैं एक बार आपको कंटिन्यू करना चाहूंगा, उसके बाद में रविंद्र जी के पास जाऊंगा। योगेंद्र जी, प्राय देखा गया है कि जब मत प्रतिशत बढ़ता है तो जो सत्तारूढ़ दल होता है या पार्टी होती है उसको फायदा मिलता है। और अगर ऐसी स्थिति हुई है जहां पर 2019 से कम पड़ा है, तो निश्चित रूप से जनता का जो मन है वो कहीं ना कहीं बदला हुआ है। वो उस भाव में नहीं बहा है जिस भाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता लगातार पिछले 2 महीने से इस बार को बोल रहे थे कि हम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। यहाँ पर 5 लाख वोट पड़ नहीं रही है तो जीतने की बात ही अलग है। विषय ये होता है कि योगेंद्र जी की जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उनको हमने उठाया है, उन पे हम लोग आगे बढ़े हैं। और जी रविंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। वोटिंग परसेंटेज को लेकर के पहला रिएक्शन चाहूंगा आपका कि किस तरह से देखते हैं आप इसे? आपका विषय है कि आज
लोकतंत्र के महापर्व पे फर्स्ट फेसिंग में देवभूमि उत्तराखंड में 5 सीटों पे बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान हो गया और सभी को जिन्होंने वोट दिया उनको सभी को बहुत बहुत बधाई। जिसके पक्ष में भी दिया उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर आप योगेंद्र जी समझेंगे, एक लंबे समय से आप भी जो है इस फील्ड में है, तो आप अगर समझेंगे तो देखिए कि जिस प्रकार से लोगों ने मतदान दिया है तो वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि वो सरकार से सेटिस्फाई, उनको किसी भी रूप में कोई बदलाव की लेके कोई वो नहीं है। और अगर इसी चीज को आप जहां भारतीय जनता पार्टी के शासन है, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे साउथ हो, आप देखेंगे जबरदस्त बम्पर वोटिंग हुई है। तो अगर इन चीजों को आप बड़े बड़े एक्सपर्ट, मैं भी अभी शाम से चैनलों पे बैठा हुआ देख रहा था, कई जगह पे कई एक्सपर्ट्स की राय सुन रहे थे, तो सभी तरफ एक चीज तो है कि जिस प्रकार से 102 सीटों पे चुनाव था, जहां जहां भाजपा की सरकारें थी, वहां बड़े संयम के साथ, बड़े धैर्य के साथ लोगों ने वोट किया है। मतलब कहीं कोई इस बात को लेके कोई वो नहीं थी कि किसी तरीके का कोई बदलाव को लोगों के मन में कोई इच्छा थी या कोई बात थी। लोग सेटिस्फाई थे, इसी सरकार को चाहते। हाँ, जहां पे लंबे समय से जो भाजपा की सरकारें नहीं है वहां पे बम्पर वोटिंग हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज की ओर इशारा करता है कि जो है साउथ हो या पश्चिम बंगाल हो, वहां बहुत तेजी से लोग जो है जो मौजूदा सरकार है उनके पक्ष में मतदान तो कतई नहीं हो सकता है। जी, तो आपको तो लगता है कि जिधर भी मतदान हुआ है वो केवल बीजेपी के पक्ष में हुआ है? बिल्कुल इस बात से आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड की 5 सीटों पे बहुत अच्छे मार्जिन से हम अपनी 5 सीटें आराम से जीत के माननीय नरेंद्र मोदी जी के माला में पंचफूल की तरह यहाँ से उत्तराखंड से जाएंगे और एक बार फिर हम जो है माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में एक बार फिर सरकार बनाएंगे। यानी कि हैट्रिक की बात कर रहे हैं रविंद्र जी की, हैट्रिक लगाई जाएगी क्योंकि 2014-2019 के अंदर 500 सीट पर कब्जा बीजेपी जमा चुकी है और इनको लगता है कि इस बार भी यही स्थितियां रहेंगी। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं उत्तराखंड के उस उत्साह की तस्वीरें हैं जो लोकतंत्र के पर्व में सिर चढ़ करके बोलता है। दुल्हन ससुराल बाद में जा रही है लेकिन वोट पहले कर रही है। आप जिस तरह की स्थितियां देख पा रहे हैं, कोई अपाहिज है लेकिन उसके उत्साह में कोई कमी नहीं है। परिवार के लोग उन्हें लेकर के आ रहे हैं ताकि वो लोकतंत्र के इस महाहवन में अपनी आहुति दे सकें। जी दीपक जी, आपके पास में आना चाहूंगा। वोटिंग परसेंटेज जो मेरे सामने आए ब्रीफिंग के बाद में, कहीं पे भी 60 का आंकड़ा नहीं छुआ है, लेकिन 2000 पोलिंग स्टेशन का आंकड़ा आना बाकी था, जो जानकारी मिल रही है, और उससे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन ब्रीफिंग में आई थिंक 5-5:30 बजे तक के शायद आंकड़े आए होंगे, उस हिसाब से 56% के आसपास तक अभी टोटल जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है वो आ रहा है, जिसमें 2000 पोलिंग स्टेशन का डाटा आना भी बाकी है। तो क्या लगता है आपको कि जो पिछली बार का आंकड़ा था उसे क्रॉस कर पाएगा फिर ये? देखिए, निश्चित रूप से पोलिंग का कम होना एक तरीके से सत्ता पक्ष के विरुद्ध ही वोट पड़ता है। जनता किसी को जिताने के लिए नहीं निकली है, जनता किसी को जिताने के लिए बम्पर वोटों से जिताती है। अगर 5 हमारी जो सीटें हैं लोकसभा की, उसमें 2 सीटें ऐसी हैं, एक आपकी नैनीताल की सीट और एक हरिद्वार की सीट, जहां पर वोट प्रतिशत बहुत बढ़ा हुआ है। बाकी 3 सीटें जहां पर विपक्ष ने बहुत मजबूती से ताल ठोकी हुई है, आप देखेंगे वहां पर नैनीताल और आप हरिद्वार की बात कर रहे हैं, वहां लगभग 60 के आसपास 59.1 एंड 59.36। हाँ, वहां पर 60% हुआ है, बाकी सबका परसेंटेज आपका 50 तक भी नहीं पहुंच पाया है। आप देखिए कि इतने सारे प्रचार, भ्रामक प्रचारों के कारण, स्टार प्रचारकों को यहाँ पर लाने के कारण भी, प्रधानमंत्री जी के 2-2 बार यहाँ पर आने के बावजूद भी यदि यहाँ के लोग वोटिंग देने के लिए नहीं निकलते हैं तो कारण स्पष्ट है कि वो डबल इंजन की सरकार के कार्यों से खुश नहीं है। योगेंद्र जी, इसलिए नहीं कि हम विपक्ष में हैं। आपको शायद एक जानकारी और होगी, मैं आपको देना चाहूंगा। 2024 का इलेक्शन एक और कारण से बड़ा ही
विवादास्पद हो रहा है कि यहाँ के लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं कि आज यहाँ पर चुनाव बहिष्कार के गांव हुए हैं। चकरता डिस्ट्रिक्ट के 12 गांव ने चुनाव में सम्मिलित होने से स्पष्ट मना कर दिया। उत्तरकाशी के भी कुछ गांव हैं जिन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। यहाँ तक कि पिथौरागढ़ का भी गांव है, कोई गांव है, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, और टिहरी का भी। अब आप मुझे एक बात बताइए, डबल इंजन की सरकार 10 साल से काम कर रही है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने किस बात के लिए कार्य बहिष्कार किया कि हमारे यहाँ सुख सुविधाएं नहीं है, रोड नहीं है, जल नहीं है। हर घर हर जल की जो ये गाना गाते थे, ये गाना उनके यहाँ नहीं चल रहा है। वो रोड मांग रहे हैं, वो पानी मांग रहे हैं, वो अपने लिए अच्छा स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए सुविधाएं मांग रहे हैं। और योगेंद्र जी, एक विषय और देख लीजिए, ये वो मूल विषय है जिसको राष्ट्रीय पार्टियां नेग्लेक्ट करती रही हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आप देखिए, 5 साल इंतजार करते हैं, जनता के बीच आदमी विश्वास करता है कि जब चुनाव का ये महोत्सव आएगा, ये पर्व आएगा, तो हम अपनी सहभागिता निभाएंगे। तो कितनी मजबूरी रही होगी उन गांव वालों की कि उन्होंने अपने आप को इस पर्व से दूर रखा, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बात को साबित कर सके। मेरे बुद्धिजीवी वर्ग बोलेंगे कि वो हो सकता है कि वो नोटा भी दबा देते, कि मैं कहीं चैनल में गया तो उन्होंने कहा कि वो नोटा दबा सकते थे। तो योगेंद्र जी, यहाँ की जनता कितनी समझदार है आप देखिए, नोटा दबता, वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता, लेकिन अगर मैंने नोटा दबाया, क्यों दबाया, इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता। आज जब उन्होंने बहिष्कार किया तो वो स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है या केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार है, इन्होंने पिछले 5 वर्षों में हमें सुविधाएं नहीं दी, इस वजह से हम जो बहिष्कार कर रहे हैं। और एक और एक 10 सेकंड दीजिएगा, अगर सत्ता पक्ष से कहता है कि ये सर भ्रमक प्रचार है, तो इनसे कहिए इनका सूचना तंत्र तो फेल हो गया है। ये एक रात की घटना नहीं है कि किसी ने, इनका सूचना तंत्र ये जानकारी नहीं ले पाया कि जिस दिन ये पोलिंग होगी उस दिन लोग बहिष्कार के मूड में है। अगर ऐसा होता तो आज जो एसडीएम साहिबा वहां गई है, डीएम साहिबा उनके से बात करने गई है, ये कल भी जा सकती थी, 10 दिन पहले भी जा सकते थे, लेकिन इनका सूचना तंत्र फेल हुआ है, क्योंकि इनको तो सिर्फ एक चीज आ गई है ना कि आप सिर्फ भ्रमक प्रचार करिए, और जो वास्तविकता है, जो इस प्रदेश की जो मूल समस्याएं हैं, वो उनको नजरअंदाज कर दीजिए। दीपक जी वापस लौटूंगा, दीपक जी वापस लौटूंगा, वापस आ रहा हूँ दीपक जी, मैं वापस लौटूंगा। मैं शांति प्रसाद जी का रुख करना चाहूंगा। शांति प्रसाद जी, आप एक टिहरी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज आया है नैनीताल हरिद्वार में, वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है, 59 यानी कि 60 के आसपास। ये परसेंटेज बढ़ सकता है, इस तरह के संकेत भी हैं। 5 बजे तक 53 के आसपास था, लेकिन इसे इलेक्शन कमीशन का मानना है कि 56 के आसपास चला जाएगा। कभी ऐसा है कि वहां पे वोटिंग ज्यादा होती हो, चाहे बदलाव के कारण रही हो 2014 में, या कुछ और कारण रहे हो, क्योंकि 56% का एक आइडिया भी एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है कि 56 के आसपास वोटिंग हो सकती है। तो क्या लगता आपको कि एक बड़ी लाचारी है, लोग निकलते नहीं हैं? कभी ऐसी स्थिति रही है कि हाँ, जिसे हम बम्पर वोटिंग के रूप में देखते हो? योगेंद्र जी, मेरा मानना है कि जो मैदानी जिले हैं उनमें डेंस पॉपुलेशन है, संसाधन है पोलिंग बूथ तक आने के, बहुत नजदीकी पोलिंग स्टेशन है। पहाड़ों की और जो पहाड़ी 9 जिले हैं उनका दूसरी तरह का परिवेश है। यहाँ सरकार ने जो अपनी नाकामी दिखाई है, मैं भी गांव में था जब पोल हो रहा था, तो सुबह जैसे मैं पोलिंग के लिए निकला तो जो हर घर नल जल की ये बात करते हैं, महिलाएं पानी की लाइन लगाए हुए थी, एक नल में पानी था, बाकी सब सूने पड़े हुए थे, और महिलाएं सुबह मुझे कह रही थी कि हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे, हमें पानी नहीं मिला है। तो इस पानी और नल वाली जिसका ये गुणगान करते हैं, वही इतना बड़ा घोटाला अपने में है कि जो पौराणिक पनघट थे लोगों के, जो पौराणिक स्रोत थे, उन स्रोतों को भी इन्होंने खत्म कर दिया है। यहाँ तक काम किया है, स्वास्थ्य सिस्टम पूरा खत्म हो गया है, ग्रामीण अंचलों में इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। जो गांव है पहाड़ों के, उनको एक किस्म से इन्होंने इग्नोर कर दिया है। उनकी जो लिंक मोटर मार्ग है, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, उनमें पैच तक ये लोग नहीं पा पाए हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, झाड़ियां तक उन सड़कों की नहीं काट पाए हैं। आज बड़ी विडंबना से मुझे कहना पड़ रहा है, जो पोलिंग स्टेशन है, जो प्राथमिक विद्यालय है, जो कांग्रेस की सरकार ने बनाए थे हर गांव में, वही लगभग पोलिंग स्टेशन है, उनका रख रखाव तक ये नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है, लोगों में उत्साह नहीं था,
वोट डालने के लिए। लोग कह रहे थे कि बार हम वोट ही नहीं डालेंगे, हम इनको वोट नहीं डाल रहे हैं। फिर जब लोगों ने समझाया, पोलिंग पार्टियां गई, सबने कहा कि नहीं वोट डालना है। मेरे जिले में भी 2 गांव ऐसे थे, लेकिन लोगों ने वोट डाला और सरकार के खिलाफ लोगों का मन था। लोग कुछ निर्दलीय को वोट डाल रहे थे, बाकी कांग्रेस को कुछ वोट डाल रहे थे, लेकिन यहाँ रानी साहिबा का जबरदस्त विरोध मुझे देखने को मिला। जी चलिए, आप एक जगह की बात करें, हम पूरे उत्तराखंड की बात करना चाह रहे हैं। मैं उत्तराखंड के परिवेश में भी कह रहा हूँ कि लगभग यही स्थिति है। जो कांग्रेस पार्टी ने मुद्दे गिनाए थे सरकार के नाकामी के, वो मुद्दे छाए रहे। कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र, न्याय पत्र में जो बातें कही थी, लोगों को उन पर भरोसा रहा है। मेरी उधम सिंह नगर में अपने साथियों से बात हुई है, अल्मोड़ा में प्रदीप टमटा जी लड़ रहे हैं, वहां मेरी अपने साथियों से बात हुई है, हरिद्वार में वीरेंद्र रावत जी ने बहुत मेहनत की है, हरीश रावत जी वहां स्वयं लगे रहे, हमारे सारे साथी लगे। मुझे जनता पर पूरा भरोसा है कि वो इस बार कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पर मौका देगी। जी बिल्कुल। खैर, जितने कैंडिडेट्स थे उन सबकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है, और कैद नहीं कहूंगा कि उसमें तकदीर लिख दी गई है। अब वो तकदीर किसकी बनती है, इनमें से 5 लकी आपके विजेता होंगे, जिन्हें 4 जून को जब हम चर्चा कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से उनकी धमाल होगी, उनके पटाखे फूट रहे होंगे। तो ये तमाम जो चीजें देखने को मिलेगी। वाल्मीकि साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। एक बात मेरे को भी थोड़ा सा लगता है, मैं एक सवाल यहाँ बनता भी है, आप लोगों का जो बूथ मैनेजमेंट है, वो राजस्थान हो चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश, सभी जगह एक जैसा है कि पन्ना प्रमुख होंगे। अब तो मोहल्ला प्रमुख भी बना दिए गए थे कि यहाँ से इनकी टीम वोट निकाल करके लेके आएगी। आपका बूथ मैनेजमेंट काफी बेहतरीन कहा जा सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं करवा पाना, क्योंकि वोटर को अगर निकाल के नहीं लेके आ रहे तो सारी कवायद तो आपकी यही थी। निश्चित रूप से जितनी भी मेहनत है, ये वैसे तो निर्वाचन आयोग ने भी बहुत मेहनत करी थी पोलिंग को बढ़ाने के लिए, और मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने भी और अन्य दलों ने भी, सभी ने अपने स्तर पे वोट देने के लिए तो सबने अपील करी थी। मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं, अब मुद्दे क्या थे, किसके मुद्दे समझ में आए जनता को, किसके नहीं आए, किसके स्वीकार किए, किसके नकार किए, ये तो अब सब ईवीएम में कैद हो गया है। ये तो अब कल की बात हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये अगर आप समझेंगे, जनता के बीच में बड़े स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके सबने स्वयं जो है, आप समझिए, हमारे यहाँ का जितना भी बड़ा नेता हो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी कल अपने बूथ पे पहुंच गए थे, तमाम ऐसे नेता, छोटे से रविंद्र जी, मैंने वही कहा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं जयपुर से बात कर रहा हूं अभी आपके साथ में बैठ करके, तो मैंने बूथ मैनेजमेंट यहाँ भी देखा है। लेकिन चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तराखंड हो, जो वोटिंग परसेंटेज इतनी कवायद के बाद आना चाहिए। अभी दीपक रावत जी ने एक आरोप लगाया है कि इनके इतने नेताओं ने सभा की, भट्ट जी ने भी कहा पहले, इतने नेताओं की सभा हुई, इतने रोड शो किए, इतना तामझाम लगा रखा, उसके बावजूद भी अगर वोट डालने नहीं आ रहे हैं, तो इससे इनको लगता है कि डबल इंजन की सरकार के प्रति नाराजगी है लोगों की। मैं ये कह रहा हूँ कि नाराजगी जब होती है, जब नाराजगी होती है, जनता जो है ना, वो चीख के वोट डालती है, ताकत के साथ वोट डालती है। फिर बार बार, और ये देखना, ये सारी चीजें आप 4 तारीख को जब ईवीएम खोलेंगे आपको नजर आएंगी। ये कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग सभी पार्टियों का, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाके जो जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने निकाला है वोटरों को, उनको उनके उत्साह के लिए बढ़ाया है, ये कहीं जो है उसका नतीजा है। मैं कह रहा हूं, जनता में संतोष है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को लेके कि नहीं, हमें यही स्वीकार है, इन्हें वोट देना। तो ये उसी का कारण है। कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी, कहीं से कोई लहर नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है कि ऐसा हो रहा है कि बदलाव हो रहा है। अब बाकी तो जो सत्यता है वो 4 जून को आएगी, लेकिन जितने भी लोगों से या जितने भी बूथों से, मैं ये कहूं कि मैंने उत्तराखंड के सभी बूथ देखे, लेकिन हाँ, लगभग मैं आज 116 बूथों पे जाने का मुझे मौका मिला है, अपने क्षेत्र की हरिद्वार लोकसभा की और टिहरी की, क्योंकि टिहरी के एक विधानसभा का प्रभारी भी था। तो मैं वहां पे जितने बूथों पे गया हूं, तो मुझे कहीं से भी कहीं तक किसी भी प्रकार की उदासीनता जो सरकार के खिलाफ हो, कैंडिडेट के खिलाफ हो, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल था। अब ये उत्साह जब बढ़ता, जब
जनता को समझ आता कि बदलाव करना है, और बदलाव जैसा कोई मूड नहीं था। हाँ, जहां मूड है वहां साउथ में या पश्चिम बंगाल में, जहां पे खुल के बम्पर पोलिंग हुई है। जी बिल्कुल, आपसे आपका अपना एक्सपीरियंस बोल रहा होगा कि जहां बम्पर वोटिंग होती है तो वहां बदलाव की संकेत लगते हैं, लेकिन दोनों ही बातें होती है रविंद्र जी। कई बार बम्पर वोटिंग जो है वो चार चांद भी लगा देती है उसी पार्टी के वोटिंग परसेंटेज को आगे बढ़ाने में भी, कि वो बढ़ गया और सीटें भी आ गई हैं। ऐसा भी होता है, खैर ये मतदाता के रुख पे होता है कि वो क्या करता है। कई बार ये होता है कि सिटिंग जो आपका एमपी होता है उसी के पक्ष में मतदान होता है और उसे हम समझ बैठते हैं कि नहीं ये तो बदलाव की बयार लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और कई बार ऐसा लगता है कि बम्पर वोटिंग है तो आप जो कह रहे हैं वो सत्य साबित हो जाता है कि बिल्कुल ये तो होना ही था। लोगों ने नाराजगी जताने के लिए अपने घरों से निकल करके वोट में तब्दील की उस नाराजगी को और उनको घर भेज दिया, इस तरह के संकेत भी आते हैं। लेकिन ये दोनों ही तरह की चीजें होती हैं और परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि आपका बम्पर वोटिंग या कम वोटिंग, उसकी स्थितियां क्या हो सकती हैं। लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से उसे तौलते हैं, सतोलते हैं कि ये ऐसा हुआ है तो ठीक है, हमारे पक्ष में हुआ होगा। लेकिन 4 जून यानी कि भविष्य के गर्भ में है आपका परिणाम कि क्या निकल करके आता है। तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, मुद्दों की बात कर रहे थे, लेकिन पूरा इलेक्शन कैंपेन एक ही चरण में मतदान हुआ। छोटा राज्य है, 5 सीटें हैं, तो यहाँ कहीं को अतिशयोक्ति नहीं है कि। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा आप तीनों से ही, एक गैप बहुत लंबा है, 19 को मतदान, 4 जून आपको पूरा मई वेट भी करना है, यानी कि लगभग 1.5 महीने वेट करना है। और कैंडिडेट्स का तो मुझे लगता है कि कई बार ऐसे सीन आता होगा, काटे नहीं कटती है रात ये दिन, लगता है आपको? जी योगेंद्र जी, ये बात सही है, एक लंबा समय होता है, लेकिन अब जो है ये सारा दीपक जी आ रहा हूँ, रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जी रविंद्र जी। बिल्कुल सही बात है कि 1-1.25 महीना रहेगा कि अब रिजल्ट के लिए तमाम जितने भी एक्सपर्ट अब जगह जगह हम बन जाएंगे, जगह जगह इस लेके चर्चा होगी, अपने अपने आंकड़े, अपने अपने तरीके होंगे सबके, और इसी चीज में हमारा सब लोगों का समय भी कटेगा, चाहे अपने अपने राजनीतिक क्षेत्र में हो, अपने अपने कार्यालय में हो, लोगों के बीच में हो। बाकी जनता ने हमारे सबका भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं लिख दिया है, और वो 4 जून को, जैसा आपने योगेंद्र जी कहा था कि भाग्य लिखा गया है, किसके सिर पे ताज सजेगा ये तय हो चुका है ईवीएम में, वो 4 जून को पता लगेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, ये राजाशाही में वक्त होता था कि अगर राजा है तो सब लोग मान के चलते थे, प्रजा मान के चलती थी कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र है, वही राजकुमार जो है वही राजा बनेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो जनता तय करती है कि अगला राजकुमार उस सीट का कौन होगा जिसपे ताज पहनाया जाएगा। यानी कि लोकतंत्र की स्थितियां बहुत अलग हैं और वहां पे प्रजा सबसे बड़ी राजा है, वहां राजा बनाया जाता है, वहां उनके धैर्य से, उनके पुरस्कृत जो की जाती है जनता की ओर से, यानी कि वोट जिसको दिया जाता है वही राजा बनता है। मैं थोड़ा शॉर्ट में चाहूंगा जी, दीपक जी आप कुछ कह रहे थे। योगेंद्र जी, आप देखिएगा आज के परिणामों के बाद, परसेंटेज कम होने के बाद, राष्ट्रीय स्तर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना आप भी नहीं करेंगे और हम भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट करा है कि 1 महीने का रिजल्ट है, और अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में दोबारा आना है तो कुछ न कुछ इस तरह की चीजें जरूर होने वाली है राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में, जो आप भी चकित रहेंगे और हम भी चकित रहेंगे। ऐसी मैं परिकल्पना कर रहा हूं और आप देखते रहिएगा कि होगा जरूर। चले, मैं भट्ट साहब आपके पास में आना चाहूंगा। मैं एक तो ये जानना चाहूंगा कि आप लोग भी कहीं पे प्रभारी हैं, क्या कुछ अब तय किया उत्तराखंड में पार्टी ने या राजनीतिक दलों ने, कहीं पे बैठ के कैलकुलेशन करनी है, एक दूसरे से कुछ जानकारी लेनी है कि कहाँ पे क्या क्या रहेगा? क्या क्यों 1-2 दिन तो मुझे लगता है कि अंक गणित में लगाएंगे आप लोग। योगेंद्र जी, मैं राजस्थान के कोटा संभाग में विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी था विधानसभा के चुनाव में। मैं रामगंज मंडी और ये सब मैं रहा वहां पर, मैंने वहां के चुनाव भी देखे और यहाँ उत्तराखंड का भी वर्तमान का चुनाव भी बहुत नजदीकी से देख रहा हूँ। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ, और मेरी तो एक बड़ी चिंता उत्तराखंड को लेकर है और पूरे देश को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन नेताओं को तोड़ मरोड़ कर अपनी पार्टी में सम्मिलित किया है और कहीं ईडी और कहीं सीबीआई का डर दिखाकर शामिल किया है, उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है
तो ये सत्ता पक्ष के लिए बहुत चिंता का विषय है, उनके लिए चिंतन और मनन का विषय है। और जैसे दीपक जी अभी कह रहे थे, मैं सहमत हूं उनकी बात से कि राष्ट्रीय स्तर पर जरूर ये इस पर कुछ करेंगे। और हम तो कल से नगर निकाय के चुनाव में लग रहे हैं। कल ही हमने एक मीटिंग अपने प्रमुख नेताओं की बुलाई। हम कल से नगर निगम के चुनाव में लगने जा रहे हैं। आज रात को थोड़ा सा थकान मिटाएंगे और कल से उस पर लगेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि जनता ने उत्साह पूर्वक कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। हम उत्साहित हैं आज के इस पोल से। बहुत शानदार पोल हुआ है, हमारे हिसाब से अच्छा पोल हुआ है और कांग्रेस के फेवर में हुआ है। हम पांचों की 5 सीट कांग्रेस के पक्ष में मानकर चल रहे हैं। जिस तरह चलिए, से मैं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा भट्ट साहब, क्योंकि आप भी सफर कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप ही लोगों के साथ में आप लोग जब जुड़ रहे हैं तो ही हमारा इस सफर तय हो चुका रहा। हम लोगों ने कोशिश की है कि उत्तराखंड से वहां की धरातल की रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर्स के साथ साथ वाकई वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स हैं, सबसे बड़ा दारोमदार उन्हीं पे होता है और वही सबसे ज्यादा फील्ड में मेहनत करते हैं। तो हमने आप लोगों की फीलिंग्स भी जो आप लोगों ने शेयर की, उसका भी हम आभार जताते हैं। आप लोगों ने समय दिया, आप लोग सफर में रहने के बावजूद भी जन टीवी के प्लेटफॉर्म को आप लोगों ने पसंद किया और आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। वो हमारे लिए भी एक नई ऊर्जा देने वाली बातें और देने वाले क्षण रहे। तो हमारे तमाम साथियों को और अब तक का जो हमने सफर किया है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। और सत्ता का महासमर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।